टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात हो रही है। हमें पता है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वजह से होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है हमारे पास क्या काज करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज करता है बाय मास्ट सेल पे जाके एक्टिवेट होगा और मास्ट सेल से डिफरेंट ग्रेन्यूल्स और डिफरेंट वेजो एक्टिव एमाइंस वगैरह सिक्रेट कर इसका बाकायदा हम तरीका बताते हैं और हर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम समझते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है और ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये हमारे पास रिलीजिंग होती है। तो बस इतना याद रखिए कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किसकी वजह से होगा, मास्ट सेल और इम्यूनोग्लोबुलिन ई की वजह से होगा। अगर हम आगे इसके स्टेप की बात करें तो इसके स्टेप में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल से हमारे पास एक्सटर्नल से कोई फॉरेन बॉडी आएगी, फॉरेन बॉडी एक्सटर्नल से आई, जो ही एक्सटर्नल से आए हेल्पर टी टू सेल ने उसे क्या किया, उसे डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद उसने आगे रिस्पॉन्स देना है। उसने ये डिटेक्ट करने के बाद फॉरेन बॉडी को उसने जाके एक्टिवेट किया और हेल्पर टू सेल ने रिलीज़ किए डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स और इंटरल्यूकिन उसमें आता है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 4 का क्या फंक्शन है? इंटरल्यूकिन 4 का ये फंक्शन है कि इंटरल्यूकिन 4 जाएगा बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल को कहेगा कि आप जाकर हमारे पास क्या दें, एंटीबॉडी प्रिपेयर करें। इंटरल्यूकिन 5 का ये फंक्शन ये है कि वो हमारे पास जाएगा और क्या करेगा, इसिनोफिल्स को एक्टिवेट करेगा और कहे कि शाबा अपने आप को रेडी करो। इंटरल्यूकिन 13 का ये फंक्शन है कि वो क्या करेगा, एपिथेलियल सेल्स को, जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा और उन एपिथेलियल सेल को इसलिए एक्टिवेट करेगी कि आप शाबा क्या सिक्रेट करो, म्यूकस की प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो हमारे पास टी हेल्पर 2 सेल से ये डिफरेंट इंटरल्यूकिन सिक्रेट हो रहे हैं और हर इंटरल्यूकिन का अपना फंक्शन है। बी सेल इम्यूनोग्लोबुलिन ई और 5 एसिनोफिल्स और 13 एपिथेलियल सेल से म्यूसिन की या म्यूकस की क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। हम अगर सीरम की नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करें, सीरम की नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो 1 से 100 माइक्रोग्राम पर ml होता है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है, तो इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अभी ज़्यादा होने से क्या मतलब है, अभी मैं आपको मेन जो हमारा चीज़ है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, IgE है। ये IgE क्या काम करेगा, IgE हमारे पास डायरेक्ट क्या करेगा, ये IgE हमारे पास डायरेक्ट जाएगा किसको, हमारे पास जाएगा मास्ट सेल को। मास्ट सेल के पास जाने के बाद ही मास्ट सेल पे डिफरेंट रिसेप्टर होते हैं, FC रिसेप्टर पाए जाते हैं मास्ट सेल के ऊपर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, FC एप्सिलॉन R1। ये हमारे पास रिसेप्टर पाए जाते हैं, उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच हुआ और जो ही इम्यूनोग्लोबुलिन ई अटैच हुआ तो मास्ट सेल से जितने भी वेजो एक्टिव अमाइंस हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। वेजो एक्टिव अमाइंस इससे अराइज होंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंट ग्रेन्यूल्स आते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के अंदर क्या स्टोर होता है, उन ग्रेन्यूल के अंदर हमारे पास हिस्टामीन स्टोर होता है। उस ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट की क्लीवेज कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के क्लीवेज कंपोनेंट भी हैं, हिस्टामीन भी है। हिस्टामीन का आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इस पे अटैच हुआ मास्ट सेल पे, मास्ट सेल से वेजोएक्टिव अमाइंस और ग्रेन्यूल से हमारे पास हार्मोन, ये जितने भी केमिकल्स हैं, साइटोकाइंस हैं, हिस्टामीन है, ये सिक्रेट हुए। अभी ये हिस्टामीन का क्या फंक्शन है, हिस्टामीन का ये फंक्शन है, ये डायरेक्ट जाएगा वेसल्स को क्या करेगा,
डायलेट करेगा, वेज़ोडाइलेशन करेगा। वेज़ोडाइलेशन के बाद हमारे पास परमेबिलिटी को ये इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के इंक्रीज़ करने के साथ ही हमारे पास थर्ड में क्या करता है, स्मूथ मसल के पास जाएगा हिस्टामिन। देखिए फंक्शन गिनते जाएं, स्मूथ मसल के पास जाएगा और स्मूथ मसल की क्या करेगा, कंट्रैक्शन करेगा। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास वही एपिथेलियल सेल को एक्टिवेट करेगा और एपिथेलियल सेल को कहेगा कि आप क्या करो, एपिथेलियल सेल को कहेगा कि आप म्यूकस की प्रोडक्शन करो। तो यहाँ पर हमें क्या है, ये हिस्टामिन ये सारे फंक्शन कर रहा है, वेज़ोडाइलेशन कर रहा है, इंक्रीज परमेबिलिटी कर रहा है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन कर रहा है और एपिथेलियल सेल की क्या कर रहा है, एपिथेलियल सेल से म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा है। अभी जो क्लीवेज कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उस क्लीवेज कंपोनेंट में हमारे पास, क्लीवेज कंपोनेंट में हमारे पास लाइक C5a होगा और डिफरेंट हमारे पास हार्मोन आ सकते हैं लाइक विच कंटेन, इसमें हमारे पास एसिड भी मौजूद हो सकता है, इसमें हमारे पास प्रोटियोग्लाइकेन भी मौजूद हो सकता है क्लीवेज कंपोनेंट में, इसमें हमारे पास हेपरिन भी मौजूद हो सकता है, इसमें हमारे पास कॉन्ड्रोथिन सल्फेट भी मौजूद हो सकता है। तो ये सारे पास क्लीवेज कंपोनेंट रिलीज हुए, इधर से हमारे साथ साथ हिस्टामिन रिलीज हुआ और हिस्टामिन और इसके कंपोनेंट के साथ साथ हमारे पास कुछ न्यू लिपिड्स मेडिएटर भी रिलीज हुए। अभी न्यू लिपिड मेडिएटर जो रिलीज हुए हैं इनका क्या फंक्शन है, न्यू लिपिड मेडिएटर जो हमारे पास मास्ट सेल से आते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करूं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जाएगा सीधा ब्रोंकस के पास और ब्रोंकस में क्या करेगा, ब्रोंकस को कहेगा शाबा शाबा आप क्या करें, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, आप म्यूकस की प्रोडक्शन को क्या करें, इंक्रीज करें। वहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, म्यूकस प्रोडक्शन जो ही इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ब्रोंकोस्पेज्म। तो ये ब्रोंकोस्पेज्म काज करेगा। ब्रोंकोस्पेज्म के साथ हमारे पास देखिए मैं आपको न्यू लिपिड मेडिएटर की बता रहा हूँ प्रोस्टाग्लैंडिन को तो आपको पता चल गया है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स है। ल्यूकोट्राइन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ल्यूकोट्राइन C4 एंड ल्यूकोट्राइन D4 सिक्रीट होंगे। अभी ल्यूकोट्राइन C4 ल्यूकोट्राइन D4 ये हमारे पास पोटेंट स्पेस्मोजिटिक रिएजेंट हैं, मतलब स्पेज्म काज करते हैं। ल्यूकोट्राइन C4 और D4 भी हमारे पास स्पेज्म काज करते हैं। तो मास्ट सेल से कितनी कितनी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, तो याद रहे कि यहाँ पर हमारे पास फॉरेन बॉडी है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हुआ, इंटरल्यूकिन 4 513, बी सेल से हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन E, 5 से एसिनोफिल्स और 13 से एपिथेलियल सेल की सिक्रीशन हुई, म्यूकस प्रोडक्शन हुई। नॉर्मल इतना है, इम्यूनोग्लोबुलिन मास्ट सेल पे आके एक्टिवेट किया, मास्ट सेल को इससे वेज़ेक्टियोमाइन हिस्टामिन वगैरह सिक्रीट हुए और यहाँ पर हमारे पास क्लीवेज कंपोनेंट रिलीज हुए, न्यू लिपिड मेडिएटर रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन D2 वेज़ोस्पेज्म ब्रोंकोस्पेज्म करेगा और साथ साथ म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर अगर हम मेडिएटर्स की बात करें ल्यूकोट्राइन C4 और D4 आता है जो क्या करता है, पोटेंट स्पेसिटी काज करता है। याद रहे कि इम्यूनोग्लोबुलिन E जितने भी पैरासिटिक इन्फेक्शन हैं, अगर कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होता है, लाइक हम हेलमिंथिस की बात करें तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्ट जाके क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन डायरेक्ट इस पे जाके अटैक करेगा, मास्ट सेल को एक्टिवेट करेगा और इसका फंक्शन को जितने भी ये काज कर रहा है ये क्या करेगा, इनहिबिट करने की कोशिश करेगा। ये इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन है। तो जो ही यहाँ पर अटैच करेगा तो यहाँ पर अटैच होने के साथ ही जो ये वाला एसिनोफिल्स है ये क्या काज करेगा, इट विल काज डिस्ट्रक्शन टू दिस पैरासाइट।
इस पैरासाइट की डिस्ट्रक्शन करने में ये एसिनोफिल्स मदद देगा। अभी मैं आपको और बताऊं, लाइक कोई भी स्नेक किसी को काटता है तो स्नेक के काटने के साथ ही हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई हमारे मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है और मास्ट सेल से सारी केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिनारियो है। इस कंप्लीट सिनारियो को हमें पता होना चाहिए कि कैसे ये हेलमिंथस के अगेंस्ट काम करता है और स्नेक की बाइटन से या कोई भी अगर आपको मधुमक्खी बी काटती है तो उससे भी इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास क्या काज कर सकता है, ये जितना भी सिनारियो है ये केमिकल सीक्रेट कर सकता है। तो इसके बाद हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी में एलर्जीज कैसे डेवलप होती हैं। एलर्जीज़ की डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी बॉडी में एलर्जीज़ कैसी डेवलप होती हैं। एलर्जीज़ की बात करें तो एलर्जी एक इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब ये है कि डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ई को एक्टिवेट किया, मास सेल एक्टिवेट हुए और उससे ये सारा सिनारियो क्रिएट हो गया। अभी मैं आपको एक और हाइपोथेसिस बता दूं, उस हाइपोथेसिस का नाम है हाइजीन हाइपोथेसिस। हाइजीन हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? हाइजीन हाइपोथेसिस उस हाइपोथेसिस का नाम है जिसमें हमारे पास प्रीनेटल जो बच्चा है वो क्या करता है, उसे एजुकेट किया जाता है, उसकी इम्यून सिस्टम को एजुकेट किया जाता है हमारे सराउंडिंग के एक्सपोजर के साथ। सराउंडिंग का जो एक्सपोजर है इसके साथ ये हमारी नॉर्मल प्रीनेटल को एजुकेट किया जाता है। जब बंदा बहुत ज़्यादा हाइजीन हो, बच्चा मम्मी डैडी वाला हो, जो बच्चा ज़्यादा मम्मी डैडी वाला हो तो उस मम्मी डैडी वाले बच्चे में एक सिंपल सी एलर्जी आती है, लाइक पीनट एलर्जी भी हो जाती है। अगर वो बच्चा थोड़ा सा किसी सोसाइटी के पास जाता है इन्वायरमेंट को, तो इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट उसका इम्यून सिस्टम उसका प्रिपेयर नहीं होता, कॉपी नहीं बनी होती। उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा अगर पोलन भी है, थोड़ा सा अगर डस्ट भी है, थोड़ा सा अगर कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर एलर्जन है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है, उससे वो क्या काज कर देता है, उसमें डायरेक्ट एलर्जी डेवलप हो जाती है। तो हाइजीन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एजुकेट नहीं होता और ना एजुकेट होने की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी डेवलप हो जाती है। अभी इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बात कर रहे थे हम। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो हमारे पास रिस्पांस देता है, ये हमारे पास दो किस्म के रिस्पांस देता है। इम्यूनोग्लोबुलिन या तो इमीडिएट रिस्पांस देगा। इमीडिएट रिस्पांस मैंने बता दिया है कि इमीडिएट रिस्पांस डायरेक्ट मास्ट सेल को जाएगा और वहाँ से सारे मेडिएटर सीक्रेट करेगा। नंबर 2, इसके बाद है लेट रिस्पॉन्स। लेट रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो लेट रिस्पॉन्स ये हमारे पास क्या करता है, ये डिफरेंट साइटोकाइन्स एक्टिवेट करता है। साइटोकाइन के बाद इन्फ्लेमेशन काज करता है। इन्फ्लेमेशन कैसे काज करता है? इन्फ्लेमेशन ल्यूकोसाइट को एक्टिवेट करेगा, एसिनोफिल्स को एक्टिवेट करेगा और साथ साथ हमारे पास डिफरेंट मेडिएटर्स को एक्टिवेट करेगा और ये क्या काज करता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो लेट रिस्पॉन्स में हमारे पास इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, स्वेलिंग काज करते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली 2 to 8 आवर्स में हो जाता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स में डायरेक्ट जाएगा मास्ट सेल को और वो ये सिनारियो काज कर देगा। तो अभी लोग क्या करते हैं, लोग अभी हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन इसने काज कर ली है, इस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए लोग क्या देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। उन्हें पता नहीं होता, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी दे देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री अपने पेशेंट की नहीं ली है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दिया है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे पास अगर पेशेंट अस्थमा का है या एटोपिक डर्मेटाइटिस का है तो उसमें सिस्टमिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ सकती हैं।
तो मतलब ये है कि हमारे पास हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटी इन्फ्लेमेटरी देने से पहले ये पता होना चाहिए कि अस्थमेट तो नहीं था, ये टॉपिक तो नहीं था, ये डायबिटिक तो नहीं था। कंप्लीट हिस्ट्री का सिनेरियो आपको पता होना चाहिए, तो आपको कंप्लीट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की डायग्नोसिस भी पता होगी। तो ये इसकी पैथोलॉजी है, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं और कैसे ये एक्शन करता है। तो आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी किसकी वजह से होता है? हेल्पर टी सेल्स, इसके बाद हेल्पर टी सेल्स से ये सेल्स सिक्रेट हुए, आईजीई सिक्रेट होने के बाद आईजीई ने सीधा मास्ट सेल को एक्टिवेट किया, मास्ट सेल से ये केमिकल सिक्रेट हुए, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, ल्यूकोट्राइन, और उसके बाद हाइजीन हाइपोथेसिस, और फिर लास्ट में क्विक रिस्पॉन्स या लेट रिस्पॉन्स, और फिर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड।